हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन जो पीजीटी एजुकेशन ओडिशा वाले बच्चे हैं, एसएसबी वाले, उनके पेपर 2 और यूनिट 2 में ये चीज मेंशन है। उससे पहले की काफी सारी चीजें जो यूनिट्स मैंने अभी के लिए स्किप किए वो मैंने ऑलरेडी करा रखी है मोस्टली, तो वो आपकी जो है प्लेलिस्ट में आपको एडेड मिल जाएंगी। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सो जब भी हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सब चीजों को डिस्कस किया था। ओके, सो एजुकेशन का उस पर्टिकुलर फील्ड से क्या रिलेशन है, कैसे हम एजुकेशन में उस फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, कहीं ना कहीं जिन्होंने बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स की टर्म्स नहीं पढ़ रखी, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ आ जाए और आपके क्वेश्चंस जो है वो इससे रिलेटेड आए तो आप उनको सोल्व कर पाए। ठीक है जी, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो मेक श्योर आप कमेंट कर दें नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड होने से पहले ही। तो जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं आप तभी की तभी देख लिया कीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जब रिकॉर्ड करूं उससे पहले आप लोग लिख देंगे कमेंट में, तो मैं आप आराम से जो है उसका आंसर कर पाऊंगी। अब बात आती है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो है ऑब्वियस सी बात है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। ठीक है, जो कि विच अप्लाइज वेरियस इकोनॉमिक थियरीज, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स। तो जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम क्या पढ़ते थे, सोसाइटी का जो है, सोसाइटी में जो एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं उसका एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है वो पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक्स में जो जो थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मॉडल्स हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो एजुकेशन में जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स की थियरीज या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, एजुकेशन में हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं, वो चीजें हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ेंगे। बहुत पुराना जो है ये ब्रांच है नहीं, ये बहुत नई ही ब्रांच है। फॉर्मल एरिया अगर हम बात करें इसकी स्टडी की, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की, सो अब ओनली अबाउट 5 डेकेड्स एगो, यानी 51 साल की बात है। उससे पहले जो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की कोई बात नहीं होती थी। सबसे पहले थियोडर शिल्ड्स ने क्या किया, अपने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था किसके लिए, टू द अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन 1960, उस टाइम पे इन्होंने ह्यूमन इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन इन इकोनॉमिक थॉट, तो उसके बारे में इन्होंने बात की। तब से हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स है एजुकेशन में, वो एक पावरफुल इंटरफेस रेडी करते हैं। जो जो थियरीज हम ग्रोथ में या लेबर इकोनॉमिक्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, किसी भी चीज में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो उसके वो एक इंटरफेस तो हम रेडी कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है उसके डीप डाउन जो बेसिक बुनियादी सिद्धांत हैं उसके, उनमें भी हम अंदर तक जा रहे हैं चीजें समझने के लिए। ओके, अब ये जो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, डेफिनेटली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इंटरेस्ट लेंगे इसमें। तो जो इकोनॉमिस्ट है उनका मेजर इंटरेस्ट कौन से फील्ड ऑफ एजुकेशन में है, वो 4 टॉपिक में ज्यादातर इंटरेस्ट लेते हुए आपको दिखेंगे। एक तो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी जब हम एजुकेशन को शुरू कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो जो कॉस्ट है इकोनॉमी के लेवल पे वो उसको मेजर करना, प्लस क्या फायदा हमें मिल रहा है, बेनिफिट्स क्या हैं। और जब भी बेनिफिट वर्ड आएगा दैट मींस मॉनिटरी बेनिफिट की बात हो रही है, यानी पैसे की बात हो रही है कि अगर मैंने एक स्कूल बनाने में, उसको जो है एस्टेब्लिश करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें, इक्विपमेंट, सब चीजें लगाने में, अगर मान लो मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, सो क्या वो 10 करोड़ जो है जब बच्चे आने लगेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, उस हिसाब से वो बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स में बेनिफिट नहीं बोलेंगे हम, रिजल्ट इन द सेंस जो बच्चे आएंगे, फीस देंगे, चीजें होंगी, वो मॉनिटरी बेनिफिट की बात कर रहे हैं। एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि कितना इफेक्टिव है वो चीज, मतलब कि हमने 10 करोड़ तो लगा दिए, उसमें से कितने बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। सो वो भी एक यील्ड हो सकती है। उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जो है मेजर करते हैं कि कॉस्ट जो हमने लगाई थी वो कितनी इफेक्टिव रही है। लेकिन जब मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करूंगी, तो कॉस्ट बेनिफिट मतलब जितनी कॉस्ट लगाई थी उसका बेनिफिट कितना हुआ है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट कितना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है जी। दूसरा है एजुकेशनल प्लानिंग, कि कैसे प्लान किया जाए। ऑब्वियसली जो आप इकोनॉमिक कॉस्ट लगाएंगे वो प्लानिंग के बाद ही तो लगाएंगे। एफिशिएंसी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और एडिक्वेसी ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज, जो रेवेन्यू के सोर्सेज होंगे, मतलब एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, यानी जो कॉस्ट आप लगा रहे हैं स्कूल पे वो एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो रहा है। आपने स्कूल बसेस मंगवाई हैं, स्कूल बसेस में जो ड्राइवर हैं या फिर जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको सैलरी दी जा रही है, वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब बच्चे फीस देते हैं आपको, वो आपका रेवेन्यू है। आपको जो डोनेशंस मिलते हैं वो आपका रेवेन्यू है। तो जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कितने एडिक्वेट हैं। सो ये चार चीजें मेजरली जो हैं इकोनॉमिस्ट का इंटरेस्ट इनकी तरफ आता है, वो हमें ध्यान रखना है। अब तीन मेजर अप्रोच भी हैं। जब हम एजुकेशन की प्लानिंग करेंगे ना, तो प्लानिंग करते टाइम हम ध्यान रखेंगे रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस, यानी अगर मैं वही बोला ना 10 करोड़ अगर मैं लगा रही हूं, सो जब फीस आएगी, डोनेशंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, यानी रेट ऑफ रिटर्न कि कितने दर से चीजें वापस आ रही हैं आपके पास, आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। मैन पावर जो है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन कितना कहां काम करेगा, ह्यूमन बींग्स जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उस काम में, और सोसाइटी की क्या डिमांड है आपकी उस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, तो सोशल डिमांड को भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके की, मान लो शिक्षा चाह रहे हैं आसपास के लोग, या सोसाइटी किस तरीके की शिक्षा चाह रही है, वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि सोसाइटी की डिमांड्स क्या हैं। ओके, सो ये जो तीन चीजें हैं बेसिकली ये वास्टली कंट्रीब्यूट करती हैं उन चीजों में, ताकि हम इकोनॉमिक डायमेंशन जो है किसी भी एजुकेशन का उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है लेकिन एजुकेशन के फील्ड में हो रही है, एजुकेशनल प्लानिंग के दौरान हो रही है। ये जो फैक्टर्स हमने बात की, अप्रोचेस की बात की, ये कंसिडरेबली बाकी और चीजों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ग्रोथ की थियरीज या लेबर इकोनॉमीज या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कुछ एक रिसर्च स्टडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने एग्जामिन किया है कि प्राइवेट और सोशल डिमांड जो एजुकेशन के लिए उठती है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट डेंट्स देखने को मिलते हैं। डेंट क्या होता है, मान लो कई बार बोलते हैं ना कि खरोंच आ गई या किसी ने गाड़ी को ठोक दिया तो डेंट पड़ गया। ठीक है, डेंट पड़ गया मींस वहां पे उस चीज के ऊपर इफेक्ट हुआ है कुछ। सो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। और जब हम बात करेंगे कि सोशल या प्राइवेट डिमांड्स जो आ रही हैं वो इसके ऊपर जो है वो क्या करेंगी, इफेक्ट डालेंगे, यानी डेंट डाल रही हैं। ओके, और वहां से ये चीज पता चलती है कि हमें और जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके ऊपर भी स्टडी करना पड़ेगा। ब्रॉडन कर दिए गए हैं फ्रेमवर्क कि हम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड कंजम्पशन, लेवल्स ऑफ लिविंग, इन सब चीजों से भी चीजों को फिर अपनी एजुकेशन को रिलेट करके देखते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फर्दर अगर बात करें तो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला, ये है जी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इससे निकली है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ब्रांच है ना इकोनॉमिक्स की, राइट। सो इससे निकल के ये चीज बनी है, यानी एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। सो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो है वो चीजों को हैवीली ड्रॉ करती है, कहां से, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि उसी से निकली हुई ब्रांच ये है। ठीक है, और ऑब्वियसली इससे निकली हुई ब्रांच है, सो यहां से ये चीजें भी इन्फ्लुएंस्ड होंगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जो है वो इक्वली इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैम्पर होगा और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन भी हैम्पर होगी, दोनों एक दूसरे को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, इट हैज बिकम, जैसे हमने बोला था ना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो हमने बोला था कि सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन निकल के आई है। सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी, उसका इंटरेक्शन, उसमें रहने वाले लोग, उसका एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और एजुकेशन का उस सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो वो क्या था, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। सो इकोनॉमिक्स से ये ब्रांच निकली है, जो जो चीजें मतलब ये इकोनॉमिक्स को भी अफेक्ट करेगी और इकोनॉमिक्स इसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। सो इतना हमें समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स वाली जो ये है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और एक एजुकेशनल स्टडीज की या एजुकेशन की हम बात करें तो वहां पर एक सेपरेट एरिया ये हो जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं फिलहाल जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है उसी में तो पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल स्टडीज में तो हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं, राइट। सो एक सेपरेट एरिया वहां पर ये निकल के आता है। और भी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, जैसे हेल्थ हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी हैं, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करेंगे।
अब जब भी हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो कुछ एक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, कंजम्पशन गुड या इन्वेस्टमेंट गुड, सोशल गुड, मेरिट गुड, ह्यूमन कैपिटल थियरी। इसके अलावा एक सिग्नल थियरी भी होती है, सिग्नलिंग थियरी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग आएगा भैया, सिग्नल, NAL। ठीक है, सिग्नलिंग थियरी भी होती है। एंड देन रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच टू एजुकेशन। सो जब भी गुड्स की बात होती है ना, तो जब हम इकोनॉमिक्स में गुड्स की बात करते हैं तो हम दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स मतलब एक तरीके से सामान की बात हो रही है, आप ये बेसिक रॉ लैंग्वेज में लगा के चलिए। ठीक है, सो गुड्स मतलब सामान, ऐसे बोल देते हैं हम कि गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस है। तो गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं। जैसे प्लम्बर जो है वो आपके घर में आके चीजें ठीक करके जाता है, मान लो टैप खराब हो गई आपकी, सो वो प्लम्बर की सर्विस है आपके लिए, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में आप उसको पैसे दे देंगे, राइट। सो ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड्स आपको पता होना चाहिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब इन टर्म्स को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में पब्लिक गुड यानी आपको वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए। पब्लिक गुड एक ऐसा गुड होगा जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर आएंगी, एक है नॉन राइवलस और एक है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। मतलब पॉल ने बोला कि पब्लिक गुड वो गुड है जिसको अगर हम इस्तेमाल भी कर लें, कंज्यूम भी कर लें, यानी उसका कंजम्पशन तो हो रहा है, बट एक इंडिविजुअल के कंज्यूम करने से उस ओवरऑल चीज में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वो चीज जैसे मान लो फूड है, अब यहां पे एक बर्तन में फूड रखा है और मैंने उसमें से लेके खा लिया। ठीक है, सो वहां से वो फूड कम हो गया ना, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो वो पब्लिक गुड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो फ्रेश एयर है, ठीक है, हम सांस लेते हैं, तो मैंने सांस ले ली, दैट डजंट मीन कि आपके लिए एयर जो है वो खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर मैंने खाना खा लिया तो वो खत्म होने के चांसेस हैं कि वो किसी और के लिए ना बचे, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई चीजें। सो ये क्या है, यहाँ पे नॉन राइवलस और नॉन ये एक्सक्लूडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आएगा। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये जो की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप उसको कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन विदाउट डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन टू एनीवन, यानी दूसरे इंसान के लिए उसकी वैल्यू डिमिनिश नहीं होगी। अगर मैं फ्रेश एयर इस्तेमाल कर रही हूं तो दूसरा इंसान, मतलब मैंने इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया, दैट डजंट मीन कोई और इंसान उसको यूज नहीं कर सकता, उसके लिए सेम वही वैल्यू है, सेम वही अमाउंट है, वो इस्तेमाल आराम से कर सकता है। ठीक है, ये की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी पब्लिक गुड की, यानी मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो है उसको सेम गुड को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट डिमिनिशिंग इट्स वैल्यू, जैसे उसको हम बोलेंगे नॉन राइवलरी। ओके, तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, डिमिनिश नहीं होगी। नॉन राइवलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है जब हम स्ट्रांगली डिस्टिंग्विश करेंगे ना कि अच्छा ये प्राइवेट गुड है, ये पब्लिक गुड है। तो प्योर पब्लिक गुड की एक और कैरेक्टरिस्टिक रहेगी जिसको हम नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी बोल रहे हैं। एक इंडिविजुअल जो है can't be prevented from consuming the good whether or not the individual pays for it। अब मैं फ्रेश एयर के लिए पैसे थोड़ी ना दे रही हूं, अब या फिर मान लो मैं एजुकेशन ले रही हूं, अब किसी को हो सकता है सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री में मिल रही है, किसी को मैं मान लो प्राइवेट स्कूल में जो है पैसे दे के पढ़ रही हूं, सो वहां पे चीजें तो कंज्यूम हो रही है, मतलब मैं एजुकेशन को तो गेन कर रही हूं। ठीक है, अब मैं उसको पे करूं ना करूं वो अलग सिचुएशन है, लेकिन आप उस चीज को यूज करने से नहीं कम कर सकते। ठीक है, सो वही सेम चीज यहां पर आ जाती है कि इंडिविजुअल जो है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता कंजम्पशन से। अब कोई इंसान फ्रेश एयर के पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप उसको रोक थोड़ा ना सकते हैं, नाक बंद करके थोड़ा ना खड़े होंगे उसकी। ठीक है, तो फ्रेश एयर बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा पब्लिक गुड का। ठीक है, तो पब्लिक गुड के एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्रेश एयर या पब्लिक पार्क हो गया। अब पब्लिक पार्क में आप मान लो जॉगिंग करने जा रहे हैं, तो आप उस पब्लिक पार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि उसकी क्वालिटी या उसकी जो चीजें हैं वो हमने डिमिनिश कर दी और कोई और उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पब्लिक पार्क वैसे का वैसा ही है आपके यूज करने के बाद भी, राइट। तो वो नॉन राइवलरी हो गई। दूसरा, अब पब्लिक पार्क में अब मान लो किसी ने जो है वहां पे फीस लगा दी या पर्टिकुलर एलीट क्लास वाले एरिया में जाने के लिए कुछ वहां पे फीस लगा दी, तो वो चीज क्या हो गई, आप उसके लिए अब पैसे दें ना दें, बट वो चीज कंज्यूम होगी, आप रोक नहीं सकते किसी और को। ठीक है, जो हमने फ्रेश एयर के एग्जाम्पल में भी बात की थी। एजुकेशन जो है ब्रॉडली
more broadly defined as knowledge or ideas as postulated in the modern growth theories। और इसको बोला जाता है कि ये inherent है नेचर में ऑफ नॉन राइवलनेस, यानी एजुकेशन को कितना भी, मान लो मैं एजुकेशन ले रही हूं, बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता। तो मान लो मेरे पास जो एजुकेशन है या आप भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, वो मैंने अगर एजुकेशन ले ली, दैट डजंट मीन आपके लिए एजुकेशन कम हो गई, ठीक है, तो आपके लिए उसकी वैल्यू डिमिनिश तो नहीं हुई है। तो ये नॉन राइवलनेस का जो नेचर है वो इनहेरेंट होता है एजुकेशन में। देन आता है जी प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड में क्या होगी, एक्सक्लूसिवनेस होगी और राइवलनेस होगी। राइवल मतलब यहां दुश्मनी को नहीं मान रहे हम, कॉम्पिटिटिवनेस को मान रहे हैं। सो एक्सक्लूसिवनेस मतलब मान लो मैंने गाड़ी खरीदी तो वो मेरे कंजम्पशन के लिए है, मैं उसको ओन कर रही हूं, ठीक है। सो वंस द गुड और सर्विस इज बॉट, तो जो बायर है वो उसको ओन करेगा और उसको कंज्यूम करेगा, यानी मैंने गाड़ी खरीदी, वो एक्सक्लूसिवली मेरी गाड़ी है, ठीक है। राइवलनेस मींस कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज वंस अ गुड इज सोल्ड ऑफ, अब वो गाड़ी एक बार जब मेरे को बेच दी तो वो बाकी लोगों के कंजम्पशन के लिए अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे फूड का मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो फूड है, मैंने वहां से खा लिया, सो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली वो मेरे लिए हो गया कि मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, तो अब मैं ही ओन कर रही हूं उसको, ठीक है। अब अगर मैंने उसको कंज्यूम कर लिया तो दूसरे लोग उसको नहीं कर सकते क्योंकि खत्म हो गया वो फूड, ठीक है। तो वो चीज यहां पर रहेगी, राइवलनेस और एक्सक्लूसिवनेस। ये दो टर्म याद रखिएगा। प्राइवेट गुड में एक्सक्लूसिव रहेंगी चीजें, राइवल रहेंगी नेचर में, और पब्लिक गुड में नॉन एक्सक्लूसिव या नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी बोल देते हैं, नॉन राइवलनेस रहेगी, ठीक है। रीसेंट पीरियड्स में एजुकेशन जो है उसको भी आर्ग्यू किया गया प्राइवेट फूड की तरह, बट उसमें कुछ एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं। प्राइवेट गुड मतलब मैंने एजुकेशन गेन की है तो वो एक्सक्लूसिवली मुझे पता है, वो चीजें मेरे को आती है, वो चीजें, ठीक है। तो वो प्राइवेट चीज हो गई एक्सक्लूसिवनेस में। लेकिन अगर हम उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज देखें कि जब उसका फायदा होगा, मैं एजुकेशन कहां बांटी तो रही हूं ना, सबको पढ़ा रही हूं, सो वो चीज क्या है कि सोसाइटी को आगे जाके कितना बेनिफिट हो रहा है उस चीज से, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे क्लीनलीनेस हो गया, बेटर हेल्थ प्रैक्टिसेस हो गया। अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो मैं कंपैरेटिवली ज्यादा क्लीनलीनेस रखूंगी, ऑल्दो डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी प्लास्टिक और चीजें ऐसे ही फेंक देते हैं, बट स्टिल क्लीनलीनेस या बेटर हेल्थ प्रैक्टिसेस में फॉलो कर पाऊंगी। सो वो चीजें क्या है कि एजुकेशन को यहाँ पे रिसेंट पीरियड्स में प्राइवेट गुड आएगा, ये फूड नहीं आएगा, प्राइवेट गुड की तरह जो है वो माना गया है। ओके जी, फूड नहीं गुड आएगा भाई, क्या मैंने फूड बोल दिया, आई एम सॉरी, गुड आएगा, ठीक है। तो एजुकेशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बोथ कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की भी। कैसे, वो हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड को पढ़ते हैं। हमने पब्लिक और प्राइवेट गुड पढ़ लिया है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने एक गाड़ी ली और वो अपने इस्तेमाल के लिए ली, ठीक है, तो वो क्या है, कंजम्पशन गुड है। यानी कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है आपकी इंडिविजुअल नीड को, या आपकी इंडिविजुअल वांट, या मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी की कलेक्टिव नीड भी हो सकती है। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आई तो मैंने गाड़ी तो ली, लेकिन मैंने उसको रेंट पे देने के लिए लिया कि इसमें से जो है मैं कुछ पैसे और कमा सकूं। तो वो क्या हुआ, मतलब उसने मेरे को और भी ज्यादा पैसे, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट ही तो की ना उसमें। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने कुछ पैसे लगाए और आप उतने ही उससे कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। सो वो इन्वेस्टमेंट गुड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट गुड में फर्दर प्रोडक्शन होगा चीजों का, तो उसको हम कैपिटल गुड भी बोलते हैं। कैपिटल गुड्स जनरली ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कोई प्लांट बना दिया हमने, मशीनरी बना दी, टूल, इक्विपमेंट, वो चीज को यूज करके हम फर्दर जो है वो गेन करेंगे चीजों का, पैसों का, स्पेसिफिकली मॉनिटरी बेनिफिट हमें होगा, ठीक है। सो कंजम्पशन गुड मतलब आपके कंजम्पशन के लिए है, इन्वेस्टमेंट गुड मतलब आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है उसको, उससे आप फर्दर चीजें जो है वो कमाएंगे। देन नेचर, एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों की तरह ही लिया जाता है। कैसे, 1960s में, सिंस 1960s एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, कि एजुकेशन में अगर आप पैसे लगाएंगे तो इंडिविजुअल का भी बेनिफिट हो रहा है कि उसको एजुकेशन मिल रही है, स्किल वो गेन कर पा रहा है, फिर जाके वो अपनी अर्निंग्स कर पा रहा है। अर्निंग करेगा या उसका बिहेवियर में चेंज आएंगे पढ़ने की वजह से, तो सोसाइटी में भी वो बेटर कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, तो इंडिविजुअल को और सोसाइटी को दोनों को फायदा हुआ, ठीक है।
तो इसलिए एजुकेशन को हम इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों मानते हैं, लेकिन हम अज्यूम मतलब हम इसको एस्टिमेट नहीं कर पाते, हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि भाई 40% तो कंजम्पशन है एजुकेशन, 60% इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। बट यूजुअली जब हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सो प्राइमरी एजुकेशन को द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इज लेस, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो वो इंस्टेंटली हमें पैसे थोड़ी ना कमा के दे रहा है बच्चा, राइट। ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन में मोर और लेस इक्वल रहेगा, लेकिन जब हायर एजुकेशन होगी सो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन कंप्लीट करते ही जो व्यक्ति है वो कहीं जॉब कर सकता है, आपको वहां से वापस से मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा रहेंगे एज कंपैरिजन टू कंजम्पशन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन तक जाते जाते यहां पे अगर मैं बोल रही हूं कंजम्पशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट गुड्स के एजुकेशन, और यहां पे दोनों का ऑलमोस्ट बराबर सा है, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो कंजम्पशन कम होगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसको माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। बट कई बार ये भी होता है कि जब हम एजुकेशन को देखते हैं कि वो कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट गुड है, ये हम प्राइवेट या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं उसको। अगर आप प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के बाद आप जॉब ले पाएंगे, आपकी जो है चीजें बढ़ पाएंगी, आप अर्निंग होगी आपकी, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया प्राइवेट के पर्पज से, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में मान लो आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आप बाकी चीजें नहीं कर रहे, तो वो कंजम्पशन आप तक ही हुआ ना, तो एजुकेशन एक कंजम्पशन हो गई। मतलब वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से भी एजुकेशन कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट गुड है, वो चीजें बदल सकती हैं। बट आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आया होगा तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे कि क्या उसमें पूछा गया है कि एजुकेशन जो है, मान लो ये पूछ लिया आपसे कि हायर एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट है या कंजम्पशन गुड है, सो वो वहां पे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट गुड है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली हमने बोला ना एजुकेशन वहां पे इन्वेस्टमेंट गुड की तरह ज्यादा रिजल्ट्स हमें दे रही है। अगर प्राइमरी एजुकेशन का पूछते हैं तो वो कंजम्पशन हम ज्यादा मानते हैं उसको, ओके जी। देन आते हैं सोशल गुड और मेरिट गुड। सोशल गुड का मतलब है कि एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई नहीं होता, सोसाइटी पे चीजें आ गई ना तो एक्सक्लूसिव चीजें यहां पर नहीं है। जैसे मान लो क्लीन एयर है, वो सोशल गुड है, क्लीन वाटर है, लिटरेसी है, तो वो सोशल गुड होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए, वो सबके लिए है, ठीक है। तो गुड या सर्विसेज जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द लार्जेस्ट पॉसिबल वे, अगर वो हेल्प कर पा रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक वो बेनिफिट पहुंच पा रहे हैं, तो वो सोशल गुड है। मेरिट गुड क्या होगा, ये भी सोशली डिजायरेबल गुड होता है, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ मेरिट गुड हम लोगों को ये भी रियलाइज नहीं होता कि ट्रू या एक्चुअल साइज ऑफ बेनिफिट क्या है, कितने लोगों को बेनिफिट उससे हुआ है। जैसे मान लो कोई साइंटिफिक इनोवेशन हुई है तो वो कितने लोग कहां तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कई बार उसके बेनिफिट का अंदाजा भी नहीं होता, ठीक है। तो वो मेरिट गुड होगा कि मान लो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मुझे ऑब्वियसली बहुत बार ये अंदाजा नहीं होता कि कहां पर कौन बच्चा कितनी दूर बैठ के जो है इस वीडियो से पढ़ पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग कंट्री से कई बार पढ़ पा रहे हैं, सो कई बार जो है हमें ये अंदाजा नहीं होता कि जो बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी में सोशल लेवल पे वो किस लेवल तक का हो रहा है, ठीक है। तो हम एक्चुअल साइज उसका नहीं जान पाते। जैसे एक वैक्सीनेशन भी होता है, अब कोविड वैक्सीनेशन हम सबको लगा था, तो उसका फायदा कहां तक कितने लोगों तक पहुंचा है, कई बार हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो मेरिट गुड है जी, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इकोनॉमिक्स का भी और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का भी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी मैंने अलग से भी करवा रखी है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक सिग्नलिंग थ्योरी भी इसके साथ साथ पढ़ी जाती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों चीजें करवा रखी हैं जब मैंने एजुकेशन के लिए नेट के लिए करवाया था आपको, ओके। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या बोलती है कि एजुकेशन है ना वो एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और फिर हमें ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा मिलती है, ठीक है। ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बोलती है, यानी कि हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया,
स्किल्स एनहेंसमेंट हुई, प्रोडक्टिविटी हाई हुई और हमारी अर्निंग्स जो है वो भी हाई हो गई। सो ये ह्यूमन कैपिटल थियरी है। सिग्नलिंग थियरी क्या बोलती है कि हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से हमें एक डिग्री मिली, वो डिग्री जो है वो एक सिग्नल है कि हाँ हम कैपेबल हैं वो काम करने के लिए, भले ही हम हो या ना हो, बट वो डिग्री एक सिग्नल है और उसकी डिग्री की वजह से हमारी अर्निंग्स जो है वो ज्यादा होंगी। तो ये सिग्नलिंग थियरी बोलते हैं। बेसिकली दोनों बोलते तो यही है कि एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के ऊपर वो हमें हायर अर्निंग्स देगी, लेकिन वो हायर अर्निंग्स तक पहुंचने का रीजन जो है वो दोनों थियरीज का अलग है। ह्यूमन कैपिटल थियरी बोलती है कि ह्यूमन को हम जो है क्या बना रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं, उसमें कैपेबिलिटी है, स्किल है, तब जाके वो अर्निंग हाई हो रही है। लेकिन सिग्नलिंग बोल रही है कि उसको डिग्री तो मिली गई है। अब ये मतलब बेसिकली जो मैंने पीएचडी वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो एक इंसान है जिसने पीएचडी कर रखी है, अब उसको पता है चीजें, मान लो मैंने पीएचडी कर रखी है और मेरे को सारी चीजें आती हैं, मतलब पीएचडी की वजह से मेरी रिसर्च की और बाकी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी हाई है और इसलिए मुझे ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए या चीजें करने के लिए। ओके, बट सिग्नलिंग थियरी बोलती है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास पीएचडी की डिग्री है इसलिए मतलब मैं कैपेबल हूं नहीं हूं वो मुद्दा ही नहीं है, पीएचडी की डिग्री है तो मुझे हायर अर्निंग्स जो है वो होंगी, ये सिग्नलिंग थियरी बोलती है। तो जब भी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा जाए तो ये ह्यूमन कैपिटल थियरी और सिग्नलिंग थियरी आपको पता होनी चाहिए। अगर रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे, कितनी दर से वापस आ रही हैं चीजें हमारे पास, ठीक है, और यहां पे क्या है, हमें एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पता करनी है। तो रेट ऑफ रिटर्न को हम प्राइवेट भी तरीके से माप सकते हैं और सोशल रेट ऑफ रिटर्न भी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो एजुकेशन पे मैंने एजुकेशन पे फीस दी जाके और मैंने पढ़ा, अब मुझे क्या फायदा हुआ, जो मैंने फीस दी उसके कंपैरिजन में मुझे कितना फायदा हुआ, मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो क्या होगा, प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न। सोशल रेट ऑफ रिटर्न होगा कि जो स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेट ने इतनी कॉस्ट लगाई तो क्या एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट्स निकल के आए। तो जब वो ओवरऑल देख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है, जो भी हमने रिसोर्सेज थे, सारी चीजों का खर्चा जोड़ जाड़ के लास्ट में हम देख रहे हैं रिटर्न्स क्या है। अगर हम एक स्टूडेंट का या एक ट्रेनी का देख रहे हैं जिसने फीस पे की तो वो रहेगा प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न, और अगर हम सबका देख रहे हैं स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रहेगा सोशल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, उसके अलावा एक जो है टर्म आपको नजर आ सकती है मिन्सरेन मेथड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट एजुकेशन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बस आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। इसमें मिन्सरेन मेथड में हम क्या, इन्होंने एक इक्वेशन दी है, देखा जाए तो एक सिंगल इक्वेशन मॉडल है ये, जो कि जैकब मिन्सर ने किया। इनकी मेथड में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो वेज इनकम है ना, मतलब जो आपको इनकम हो रही है वो किसका फंक्शन है, वो स्कूलिंग और एक्सपीरियंस के दौरान जो आपने साल लगाए हैं, मतलब इतना टाइम लगाया आपने स्कूलिंग में पढ़ने में, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस गेन किया कहीं पे जाके, तो वो जितने भी साल लगे हैं उसका क्या है, वो मतलब उनकी वजह से आपको उस हिसाब से आपकी इनकम होगी, ऐसा इनका कहना है। और ये इंपेरिकल इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंगल सी इक्वेशन आती है, आपको इक्वेशन आई डोंट थिंक करने की जरूरत है, इसी को हम अर्निंग फंक्शन भी बोलते हैं, यानी आप अर्निंग फंक्शन, आप जो कमा रहे हैं उसका फंक्शन क्या चीज है। तो जो भी आपने ईयर्स स्कूलिंग में लगाए हैं या लेबर मार्केट में आपने एक्सपीरियंस गेन करने में लगाए हैं, वो सारी चीजें इस जो है उसमें इंक्लूड की जाती हैं कि ये सारी चीजें फंक्शन है आपकी अर्निंग का, इनके बेसिस पे आपकी अर्निंग जो है वो होगी। ओके, सो ये रहेगी चीजें कुछ एक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। अगर हम एक दो चीजों की और बात करें कि अगर हम स्कोप की बात करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, एक वाइड स्कोप हमें देखने को मिलता है जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जैसे सोशियोलॉजी में भी तो यही था ना, सोसाइटी का कैसे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन में जो चीजें निकल के आ रही है वो सोसाइटी पे कैसे इंपैक्ट डाल रही है। यहां पर भी वही रहेगा कि इकोनॉमिक्स की वजह से जो है, हमारी इकोनॉमी की वजह से या इकोनॉमिक्स में जो थियरीज हैं, चीजें हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्लस एजुकेशन में जब हम चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा जो है वो कितनी इकोनॉमिक्स वहां से निकल के आ रही है। ठीक है, सो वाइड स्कोप रहेगा एजुकेशनल प्लानिंग से लेके हर जगह, क्योंकि जहां जहां पैसा लगता है वहां वहां इकोनॉमिक्स आ गई ना, और हर जगह पे पैसा लगता है, तो वो स्कोप जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का वाइड रहेगा। इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत सारा एरियाज हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, रेट ऑफ रिटर्न देखने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, तो वो सारी
चीजें स्कोप रहेंगी। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम बेहतर तरीके से एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, और अगर एजुकेशन बेटर होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, तो हमारी इकोनॉमी भी बेटर होगी। तो हम एक सिग्निफिकेंट जो है चीज इसको बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट ब्रांच इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।